Hey guys, welcome to our channel. If you like the video, तो please like and share, and don't forget to subscribe to our channel and comment down all of your questions and suggestions. Thank you. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल परिचय में। दोस्तों, 26 अप्रैल 1989 को बांग्लादेश के माणिकगंज डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक ऐसा भयंकर बवंडर आया था जिसको कि हम ट्विस्टर या टॉर्नेडो भी बोलते हैं कि उसने पूरे बांग्लादेश को हिलाकर रख दिया था। यह बवंडर आगे चलकर दौलतपुर सतुरिया नाम से जाना गया। इस बवंडर में अनगिनत पेड़ अपनी जड़ों से उखड़ गए और 6 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के अंदर जो भी इस बवंडर के रास्ते में आया वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि यह बवंडर 1.5 किलोमीटर लंबा और चौड़ा था। 80 किलोमीटर के एरिया के अंदर इसने मौत और तबाही का ऐसा मंजर खड़ा कर दिया था जिसमें 1300 लोगों की मौत हो गई थी, लगभग 12,000 लोग घायल हो गए थे और 80,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए थे। उस समय एक चश्मदीद सैयदा बेगम ने बताया कि उसने काले बादलों को आसमान में इकट्ठा होते हुए देखा और कुछ ही पलों के बाद अपने घर के साथ वो हवा में उड़ रही थी। बांग्लादेश के अंदर जो घरों की कंस्ट्रक्शन होती है वो बहुत अच्छी क्वालिटी की नहीं होती, तो ऐसे में जब इस तरीके का कोई भयंकर बवंडर या जिसको हम टॉर्नेडो भी बोलते हैं, जब वो हिट करता है तो ऐसे में अपनी जानों को बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। वो भी तब जबकि इस बवंडर में हवा की रफ्तार 180 किलोमीटर पर आवर से लेकर 350 किलोमीटर पर आवर तक की हो। इससे पहले कि इस बवंडर के बारे में मैं और आपको बताऊं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि असल में ये बवंडर या टॉर्नेडोज होते क्या हैं। देखिए दोस्तों, जब गर्म हवाएं और ठंडी हवाएं आपस में मिलती हैं और जो नमी होती है उसके कारण ये बवंडर बनते हैं जिसमें कि हवा गोल गोल घूमने लगती है। जैसे ही ये नीचे की तरफ धरती से टकराते हैं तो जो भी मलबा होता है या जो भी चीजें इसके रास्ते में आती हैं ये उसको अपने साथ ले लेती हैं। इसकी वजह से ये नीचे से काले रंग की दिखाई देती हैं। और एक बात और बता दूं, तूफान में और बवंडर में बहुत अंतर होता है। सभी तूफान बवंडर नहीं होते हैं। बवंडर के लिए जरूरी है कि वो गोल गोल घूमता है। तूफान तो सीधे भी हिट करते हैं लेकिन बवंडर हमेशा गोल गोल घूमता है। इसको समझने के लिए आप अपने ही घर में एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। आप एक बाल्टी लीजिए, उसमें आधा पानी भरिए और फिर एक डंडे से उस पानी को जोर जोर से घुमाइए, तो आप देखेंगे कि किनारियों से जो पानी है वो ऊपर उठता चला जाएगा और उसके बीच में एक भंवर पैदा हो जाएगा। आप टॉर्नेडो को समझिए कि हवा में भी इसी तरीके की गतिविधियां होती हैं। तो हर तूफान बवंडर नहीं होता, लेकिन बवंडर के लिए जरूरी है कि हवाएं अपनी एक्सिस पे जोर जोर से गोल गोल तरीके से घूमने लगे। इन बवंडरों को नापने के लिए फ्यूजिटा स्केल का इस्तेमाल किया जाता है और इस स्केल को 1971 में, यानी कि जिस साल में बांग्लादेश आजाद हुआ था, उसी साल में डॉक्टर टी थियोडोर फ्यूजिता ने बनाया था। और यह स्केल जो होता है ये F0 से F5 तक होता है, जिसमें कि F0 का मतलब होता है कम नुकसान और F5 का मतलब होता है बहुत ज्यादा नुकसान। आजकल जितने भी एक्सपर्ट होते हैं या जो भी टॉर्नेडो के ऊपर रिसर्च करते हैं वो फ्यूजिटा स्केल का इस्तेमाल करते हैं किसी भी बवंडर की गंभीरता और उसकी जो नुकसान करने की क्षमता है उसको नापने के लिए। देखिए दोस्तों, मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सुंदर लगती हैं। जैसे कि कई बार आप कैंपिंग पे गए होंगे या घूमने बाहर गए होंगे तो आपने बॉनफायर का मजा जरूर लिया होगा। अग्नि या आग को अगर आप कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर देखते हैं तो वह बहुत खूबसूरत लगती है, लेकिन यही आग जब तबाही का कारण बनती है तो इससे बुरी चीज भी कुछ नहीं होती। इसी तरीके से अगर आप सोफे पर बैठकर किसी यूट्यूब या कोई चैनल खोलकर टॉर्नेडो को देखेंगे तो आपको शायद ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तूफान भी आते हैं लेकिन तूफान उतने खूबसूरत नहीं होते पर्सनली मेरे लिए, लेकिन टॉर्नेडो आपको बहुत खूबसूरत लगेगा। पर मुझे यह खूबसूरत लग रहा है इसका मतलब यह नहीं कि बहुत अच्छी चीज है। मेरे लिए खूबसूरत चीज बहुत से लोगों के लिए मौत का कारण बनती है या उनकी बर्बादी का कारण भी बनती है। दोस्तों, अब यह जानने की कोशिश करते हैं कि कितने तरीके के टॉर्नेडोज होते हैं। देखिए, 3 तरीके के टॉर्नेडोज होते हैं। एक होता है वीक, एक होता है स्ट्रांग और एक होता है वायलेंट। और जो वायलेंट टॉर्नेडोज होते हैं वो केवल 2% होते हैं कुल मिला के जितने भी टॉर्नेडो दुनिया के अंदर आते हैं उसके अंदर। लेकिन इन ही 2% टॉर्नेडोज से जो नुकसान होता है वो कुल मिलाकर नुकसान जो बाकी सब टॉर्नेडो करते हैं उसका 70% होता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा के बाद बांग्लादेश ही दुनिया के अंदर एक ऐसी कंट्री है जहां सबसे ज्यादा टॉर्नेडोज आते हैं। इसका एक कारण है, बांग्लादेश के उत्तर में हिमालय की पहाड़ियां हैं जहां से कि ठंडी हवा बे ऑफ बंगाल की तरफ आती है। वहीं उसके दक्षिण में बे ऑफ बंगाल है जहां से कि नम हवाएं या फिर सूखी हवाएं उत्तर की तरफ चलती हैं। तो ऐसे में जब ये ठंडी हवाएं
और गर्म हवाएं मिलती हैं तो उससे बवंडर पैदा होते हैं। बांग्लादेश में साल 1960 से पहले आए बवंडरों के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ऑब्जर्वर न्यूज़पेपर ने इनके बारे में रिपोर्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि 1971 में जब बांग्लादेश आजाद हुआ उससे पहले उसे ईस्ट पाकिस्तानी कहा जाता था। हालांकि उसके बाद से जितने भी बवंडर आए हैं उनके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी हम लोगों के पास है। और जैसा कि मैंने बताया, यूनाइटेड स्टेट्स के बाद अगर कोई ऐसी जगह है जो इन बवंडरों से सबसे ज्यादा प्रभावित रहती है वो बांग्लादेश ही है। बांग्लादेश दुनिया की एक बहुत ही उपजाऊ जगह में से एक है और यह एक कृषि प्रधान देश भी है। यहाँ लोगों की जीविका खेती के ऊपर ही निर्भर रहती है। अधिकतर लोग बांग्लादेश में गरीब हैं और 1989 से पहले जो वहां की आबादी लगभग 110 मिलियन थी, उसमें से 65 मिलियन जो लोग थे वो लेबर क्लास थी, यानी कि उनके पास अपनी कोई जमीन नहीं थी और वो दूसरों के यहाँ मजदूरी कर कर ही अपना जीवन बसर करते थे। पिछले 50 सालों के अंदर बांग्लादेश के अंदर एक आबादी का विस्फोट हुआ है, जिसको कि हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी बोलते हैं। और इसी वजह से अगर हम ये कहें कि दुनिया की डेंस्ड पॉपुलेटेड कंट्री अगर कोई है तो वो बांग्लादेश है, तो गलत नहीं होगा। अगर इसको आप आसान शब्दों में समझना चाहें तो ऐसा समझिए कि जैसे कि बांग्लादेश की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो भारत से लगभग 7 गुना ज्यादा है। और क्योंकि मैंने आपको बताया कि यह देश पूरे तरीके से कृषि प्रधान देश है और इनका सर्वाइवल ही कृषि के यानी कि फार्मिंग के ऊपर टिका हुआ है। हालांकि बांग्लादेश की एग्रीकल्चरल ग्रोथ बहुत अच्छी तरीके से बढ़ रही है ईयर ऑन ईयर, लेकिन इसके बावजूद वहां एक खाद्य संकट बना हुआ है और उनका मुख्य कारण है इसी तरीके के जो तूफान होते हैं या टॉर्नेडोज होते हैं उनका आना। क्योंकि वो लोग खेती पे बहुत ज्यादा निर्भर है, तो सबसे ज्यादा नुकसान जो होता है इन टॉर्नेडोज से या तूफानों से वो खेती को ही होता है। तो प्रोडक्शन होने के बावजूद भी जब बहुत सारी फसल बर्बाद हो जाती है और उसी वजह से बांग्लादेश के अंदर एक खाद्य संकट बना हुआ है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में बहुत कम जगह के अंदर बहुत सारे लोगों को रहने पर मजबूर होना पड़ता है। और जो घर होते हैं वो इतने मजबूत बने हुए नहीं होते, क्योंकि आमतौर पर गरीब लोग ही वहां रहते हैं। वहां पर कोई टॉर्नेडो का वार्निंग सिस्टम भी नहीं है, जिससे कि पहले से ही यह पता चल जाए कि टॉर्नेडो आने वाला है। तो दोस्तों, यह तो रहा कि टॉर्नेडो होते क्या हैं और बांग्लादेश में इतने ज्यादा टॉर्नेडो आते क्यों हैं। अब मैं आपको 26 अप्रैल यानी कि 26 अप्रैल 1989 की उस घटना के बारे में बताना चाहूंगा जिसके बारे में यह वीडियो है। तो 26 अप्रैल 1989 को शाम को लगभग 6:30 बजे एक टॉर्नेडो आया और ऐसा माना जाता है कि अब तक दुनिया में आए सबसे बड़े टॉर्नेडोज के अंदर यह सबसे बड़ा टॉर्नेडो था। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसे दौलतपुर सतूरिया टॉर्नेडो के नाम से भी जाना जाता है और ऐसा माना जाता है कि इसके अंदर 1300 लोग मर गए थे। सतूरिया और दौलतपुर की जो सिटीज थी वो इस टॉर्नेडो से सबसे ज्यादा प्रभावित हुई थी। इस टॉर्नेडो का आने से पहले लगभग 6 महीने तक वहां सूखा पड़ा हुआ था और इसी वजह से जो टॉर्नेडो के बनने के कारण होता है उसकी कंडीशन वहां बनने लगी थी। शाम 6:30 बजे सबसे पहले इस बवंडर को स्पॉट किया गया। जब इस टॉर्नेडो ने स्ट्राइक किया तो उसने बहुत ही ज्यादा तबाही मचा दी थी। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा था, जैसे कि घर थे या कोई बिल्डिंग्स थी, उनमें से कुछ भी नहीं बचा था। अगर कुछ बचा था तो छोटे मोटे पेड़ जो उखड़ने से बच गए थे। यह टॉर्नेडो लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा था और इसने लगभग 80 किलोमीटर के एरिया को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था, या अगर ऐसा कहें कि बिल्कुल समतल कर दिया, तो यह कहना भी गलत नहीं होगा। एक खास बात और है कि इस टॉर्नेडो ने जो स्लम एरिया होते हैं जहां गरीब लोग रहते हैं उसको सबसे ज्यादा हिट किया था। ऐसे में 80,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए थे और 12,000 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। माणिकगंज और सतूरिया के एरिया को तो इसने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था और उस वक्त इसमें जो नुकसान हुआ था वो लगभग 1.5 मिलियन डॉलर्स का था। यह टॉर्नेडो बहुत कम टाइम के लिए आया था, यानी कि बहुत ज्यादा देर तक नहीं रुका था, लेकिन उसके बावजूद भी इसने लगभग 20 गांवों को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था। वहां जितना भी लाइव स्टॉक था, यानी कि जो पालतू जानवर होते हैं वो, और जितने भी लोग वहां रह रहे थे उनको बेघर कर दिया था। देखिए, पहले से सूखा पड़ा हुआ था तो ऐसे में बहुत ज्यादा फसल तो वहां थी नहीं, लेकिन जितनी भी फसल बची थी वो फसल इस टॉर्नेडो ने और इसके साथ होने वाले ओले और जो बारिश हुई थी उसने उसको भी पूरे तरीके से बर्बाद कर दिया था। और इस टॉर्नेडो के बाद एक बहुत बड़ा खाद्य संकट बांग्लादेश के अंदर पैदा हो गया था और बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट थी उसने इंटरनेशनल कम्युनिटी से मेडिकल और फूड असिस्टेंस मांगी थी। अब एक और रोचक तथ्य मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि दुनिया के अंदर जो आज तक सबसे बड़े 10 टॉर्नेडो आए हैं, उन टॉर्नेडोज में से 6 बांग्लादेश के अंदर आए हैं, जिसमें कि 17 अप्रैल 1973 को माणिकगंज के एरिया में आया था,
जिसमें 681 लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद 11 अप्रैल 1977 को सोलेनामा गांव में एक टॉर्नेडो आया था जिसमें लगभग 500 लोग मारे गए थे। उसके बाद 13 मई 1996 को तंगल डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक टॉर्नेडो आया था जिसमें लगभग 700 लोग मारे गए थे। एक और टॉर्नेडो 1 अप्रैल 1972 को आया था जिसमें कि लगभग 200 लोग मारे गए थे। मैंने जो ये 4-5 घटनाएं आपको बताई हैं, अगर आप ध्यान देंगे तो आपको दिखेगा कि सभी टॉर्नेडोज अप्रैल और मई के महीने में आए थे। और बांग्लादेश के अंदर यही वह समय होता है जब सबसे ज्यादा टॉर्नेडोज आते हैं। देखिए दोस्तों, टॉर्नेडोज आने या ना आने के ऊपर हम इंसानों का कोई कंट्रोल नहीं है। ऐसे में इनको कंट्रोल करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन बांग्लादेश को चाहिए कि वो अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाए ताकि जनता को बवंडर आने से पहले सूचित किया जा सके और होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। वहीं घर जो बनते हैं उनकी क्वालिटी को इंप्रूव करना चाहिए। तो दोस्तों, यह था मेरा आज का वीडियो 26 अप्रैल 1989 को, यानी कि आज ही के दिन बांग्लादेश में आए टॉर्नेडो के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ आप सबसे मिलता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।